नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे आरक्षण पर आर पार। आरक्षण पर आर पार में देखिए बहुत सारी बातें आज निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में हुए बदलाव को लेकर प्रदेश में सियासत फिर से गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वहीं राज्य सरकार आरक्षण संशोधन विधेयक लाने जा रही है। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र इसके लिए बुलाया गया है। धरने पर बैठे नंद कुमार साय ने कहा है कि हसदेव, अरण्य और कटाई और बस्तर के दर्द का प्रतिबिंब सिलगेर में आदिवासियों की नृशंस हत्याओं से आज तक आदिवासी समाज सदमे में है और देखते ही देखते सरगुजा और बस्तर में होने वाली तृतीय चतुर्थ वर्ग की भर्ती में स्थानीय निवासियों के आरक्षण को समाप्त करके शून्य कर देने का निर्णय सरकार की नाकामी से हो गया। कोई शक नहीं है कि सरकार की घोर लापरवाही से ही आदिवासी समाज का 32% से आरक्षण सीधे 20% रह जाना धीरे धीरे आदिवासी समाज को पूरी तरह से बर्बाद कर देने की स्पष्ट मंशा की ओर बढ़ता हुआ कदम है, जिससे पूरे प्रदेश का आदिवासी समाज अत्यंत उद्वेलित और आक्रोशित है और हर स्तर पर निरंतर आंदोलनरत है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि धरना प्रदर्शन तब तक निरंतर जारी रहेगा जब तक आदिवासी समाज का उसके प्रतिनिधित्व के हिसाब से आरक्षण पहले जैसा स्थापित नहीं हो जाता। अब ऐसे में चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की सियासत में आरक्षण के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है और उस मुद्दे को चुनाव में कौन कितना भुना पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। हमारा 32% खटाई में पड़ा हुआ है, वो अभी कोई दिशा नहीं है उसमें कैसे आरक्षण का पालन करते हुए नियुक्ति होगी कि नहीं होगी। और उसके दूसरी तरफ अगर नियुक्तियां होंगी तो उसका तो सीधा नुकसान हमारे जनजाति समाज को हो जाएगा। लेकिन ये अभी एथेंटिक नहीं, इसको हम पता कर रहे हैं और हमारा मांग है कि जब तक ये निर्णय ना हो जाए कोई भी किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी, इसको रोके, इस पर बैन होना चाहिए। अभी जब तक ये तय होगा और जनजाति समाज के लोग भी उसमें अप्लाई करने की स्थिति होंगे, उनका आवेदन भी लिया जाएगा, उसके बाद ही कोई नियुक्ति होनी चाहिए प्रदेश में। सरकार की जिम्मेदारी है, इसके विरुद्ध अगर कोई नियुक्ति होती है तो इसके खिलाफ में जनजाति समाज, आदिवासी समाज। आरक्षण का ये जो पाप है ना, जो 20% हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी कारण हुआ है और उसको हम लोग ठीक करेंगे। आदिवासी समाज के लेकर आए थे, मैंने स्पष्ट कहा है कि आपको जो संविधान में जो सुविधा मिली है वो मिल के रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आरक्षण जी असल में आदिवासी नेताओं को, आदिवासी समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दौरान आदिवासियों के आरक्षण को न्यायालय में रखना था और ननकीराम कंवर की कमेटी के सिफारिश को जब रमन सरकार ने खारिज किया, तब यही नंद कुमार साय जी मौन थे और आदिवासियों के आरक्षण के साथ हुए खिलवाड़ के साक्षी रहे और जिम्मेदार भी रहे। 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार आदिवासी वर्ग को उनका अधिकार देने जा रही है, तब श्रेय लेने के होड़ में नंद कुमार साय जी धरना का नौटंकी कर रहे हैं। असल मायने में आदिवासियों के आरक्षण का न्यायालय में कटौती हुई है, उसके लिए नंद कुमार साय भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना रमन सरकार जिम्मेदार थी। नंद कुमार साय है और 2023 के पहले आरक्षण का जो रण है, ये आखिर कौन जीतेगा, क्या होगा, कौन इस मुद्दे को भुना पाएगा, ये आने वाले समय में देखेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि एक बार फिर से आरक्षण की लड़ाई है और इस आरक्षण की लड़ाई में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। 32% से यदि 20% हुआ तो कांग्रेस को लगता है बीजेपी ने किया, बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने किया और इसी को लेकर ये लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब में किसका नुकसान हो रहा है? उस वर्ग का जिसके लिए ये तमाम इस चर्चा में हम बैठे हैं, आदिवासी वर्ग के लिए। हालांकि सरकार ने जिस तरीके से सत्र बुलाने की एक बात की है तो लग रहा है कि शायद कुछ एक ऐसा निर्णय निकल कर आए जो फायदेमंद हो, लेकिन कब, कितना इंतजार इसके लिए करना होगा, ऐसा होगा भी या नहीं, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए श्रीचंद सुंदरानी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए।
आदिवासी नेता नंद कुमार साय हमारे साथ जुड़े हैं। नंद कुमार साय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अर्चना पोर्ते हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगी, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नंद कुमार साय जी आपसे ही करना चाहती हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर इस आवाज को आपने उठाया। ये नाराजगी है, ये लड़ाई है उस वर्ग के लिए, ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के लिए यदि आवाज उठाई जा रही है ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये 20% हमारी देन नहीं है, ये तो बीजेपी की ही देन हो गई थी। हम तो अब विधेयक लाने की तैयारी कर रहे हैं, सत्र बुला रहे हैं और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। नंद कुमार साय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नंद कुमार साय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। श्रीचंद सुंदरानी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी राकेश जी। श्रीचंद सुंदरानी जी, वही सवाल है। हालांकि मुझे लगता है बहुत अच्छे से नंद कुमार साय जी बताते, खैर ठीक है, दोबारा उन तक मैं जाऊंगी, लेकिन बात वही आ रही है। भूपेश बघेल कह रहे हैं ये 20% हमने नहीं, ये तो बीजेपी की देन थी, और हम तो सत्र बुला रहे हैं, हम तो तमाम चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, 2011 में ननकीराम कंवर जी की उप समिति बनी आदिवासियों को आरक्षण बढ़ाने को लेकर। एक शासकीय कमेटी भी बनी, एक शासकीय कमेटी भी बनी जिसमें सिफारिशों पर विधानसभा में विधेयक लाकर भारतीय जनता पार्टी ने 32% का आरक्षण आदिवासी समाज के लिए दिया, अनुसूचित जनजाति के लिए दिया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और ये अदालत में मामला चला, 4 साल कांग्रेस की सरकार रही, और ये जिस रूप में लड़ा जाना चाहिए था सुप्रीम जो हाई कोर्ट में, नहीं लड़े। आरक्षण के मामले में लड़ाई लड़ना चाहिए था, अच्छे वकील लगाना चाहिए था, तथ्यात्मक लड़ाई लड़ना था, लेकिन कहीं भी आदिवासियों के हित चिंतक कांग्रेस रही नहीं। इसलिए कहीं पे भी आदिवासियों का हित हो, इसमें ध्यान सरकार ने दिया नहीं। सरकार चाहती तो ये शायद पक्ष में फैसला आ सकता था, क्योंकि 2011 से तो भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दिया है, और आज अगर उनके आरक्षण पे कहीं न कहीं चोट हुई है तो निश्चित रूप से इसके जिम्मेदार वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, जो 4 साल से प्रदेश में है। अब वो कहीं पे भी डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, या विधेयक लाकर विशेष सत्र बुलाया गया है, कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल को रोकने की बात है। लेकिन आदरणीय नंद कुमार साय जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ते रही, आदिवासियों के हितों के लिए आदरणीय नंद कुमार साय जी लड़ते रहे, और आज भी वो अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। निश्चित रूप से उनका यह कदम कांग्रेस की सरकार को नाको चने चबाने के लिए मजबूर होगा, और कहीं न कहीं ये सरकार को मजबूर करेंगे कि ये सरकार आदिवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए 32% आरक्षण दे। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रही है। सर्व आदिवासी समाज भी अब सड़क पे है, पूरे प्रदेश में सर्व आदिवासी समाज इसके खिलाफ लड़ रहा है। यहाँ तक कि विधानसभा में के उपचुनाव में, भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में उन्होंने अपना एक प्रत्याशी भी खड़ा किया है। तो आदिवासी समाज का आक्रोश दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से वो संतुष्ट नहीं है, और जब कांग्रेस पार्टी से संतुष्ट नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी पे निगाहें हैं आदिवासी समाज की, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संघर्ष कर रही है, पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रही है, और आदिवासियों को उनका हक मिले इसलिए लड़ाई लड़ेगी, अंतिम बिंदु तक लड़ाई लड़ेगी। ठीक है श्रीचंद सुंदरानी जी, ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। अर्चना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अर्चना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, अर्चना जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, श्रीचंद सुंदरानी जी, अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा, बस यही कि यहाँ पर सत्र बुलाने की बात है, या कह रहे हैं कि जो सरकार है वो आरक्षण संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है, और मुझे लगता है यदि सब कुछ ठीक बना तो ये हो भी जाएगा, तब तो माना जाए कि कुछ मिलेगा, या एक राह, एक आगे आदिवासियों के लिए जितनी ये लड़ाई है या जितनी आवाज उठाई जा रही है, क्या तब सहमत होंगे कि हाँ सरकार का जो निर्णय है या तमाम चीजें जो की गई वो ठीक होंगी? आदिवासी समाज के हितों में जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आदिवासियों को 32% आरक्षण मिले, लेकिन कांग्रेस की सरकार की नीयत में खोट है।
आप देखिए पिछड़ा वर्ग को भी इन्होंने आरक्षण दिया था, विधेयक लाया था, और उसके बाद स्वयं के ही निगम के अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, निगम का अध्यक्ष उन्हें बनाया, उनको कोर्ट में भेजकर स्टे कराया। इन्होंने ऐसा ही छल पिछड़ा वर्ग से भी किया है, जो आदिवासी समाज से करने जा रहे हैं वही छल इन्होंने पिछड़ा वर्ग से भी किया है। तो निश्चित रूप से इनकी नीयत में खोट है। ये अगर आरक्षण देना चाहते होते या आरक्षण को यथावत रखना चाहते होते तो शायद ये लड़ाई लड़ते। कोर्ट की लड़ाई इन्होंने लड़ी नहीं। आज आदरणीय नंद कुमार साय जी को आपके सड़क पे आके धरना देने नहीं बैठना पड़ता। अगर आज वो बैठे हैं तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के हैं, जिनकी आवाज में हमेशा दम रहा है और बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, और चलिए वो रख रहे हैं। ठीक है, वो भी हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। ठीक है, मैं उनका पक्ष भी लेती हूँ। नंद कुमार साय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी चलिए, मुझे लगता है इस पूरी चर्चा में, क्योंकि मुख्य रूप से आपने ही आवाज उठाई और आप ही इस चर्चा में जुड़े भी हैं, यहाँ पे भूपेश बघेल साफ तौर पर कह रहे हैं, उनको मैंने सुना, उनका कहना है कि ये जो 20% पर आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये उनकी सरकार की देन नहीं है। दूसरी चीज, उनका ये भी कहना है कि जब आरक्षण संशोधन विधेयक हम ला रहे हैं, 1 और 2 दिसंबर को सत्र बुलाने की बात है, तो हो सकता है इसका एक हल निकल जाए। क्या इससे समाधान हो जाएगा? देखिए, एक दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ये तो एक राजनीतिज्ञों की प्रकृति है, लेकिन हम लोग जो अभी देख रहे हैं कि ये 32% का 20% कैसे हो गया, 12% कैसे आया, यहाँ से चर्चा शुरू होती है। असल में कोर्ट में, हाई कोर्ट में किसी ने एससी ग्रुप का कोई व्यक्ति अपना मामला लगाया हुआ था और उसी में ये बात भी तय होना था कि जो छत्तीसगढ़ में 32% आरक्षण है वो अनुसूचित जनजाति के आबादी के हिसाब से है। उतना प्रतिशत उनकी आबादी है, उतना प्रतिशत उनका आरक्षण है। और इस विषय को कोर्ट में जब किसी ने लगाया था तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो 32% भूगोल कितना बड़ा है, उनका माने आबादी इतनी बड़ी है, और ये सारे तथ्यों को न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। ये सरकार की जिम्मेदारी थी। हमारी जो सूचना है, न्यायालय के जो निर्णय आए हैं, इसमें हमारा 32 के जगह में 20 रह गया है, 12% आरक्षण कम हो गया। वो केवल सरकार के द्वारा तथ्यों को, उनकी आबादी, उनका भूगोल, ये सारी बातों को कोर्ट में ठीक से प्रस्तुत नहीं करने के कारण न्यायालय के निर्णय में 32 के जगह में 20% रह गया, 12% आरक्षण कम हो गई है। और इसको लेकर के पूरा जनजाति समाज, तो मैंने बस्तर से लेकर के सरगुजा तक और अलग अलग जिलों में सब जगह आंदोलनरत हैं। और इसमें सरकार की ही जिम्मेदारी थी कि ये आखिर उन तथ्यों को क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर 32% आरक्षण छत्तीसगढ़ की आबादी के हिसाब से ये यथावत रहता। और इसलिए ये जो कमी हुई है, ये सरकार के लापरवाही के कारण, उसको ठीक से न्यायालय में अब जनजातियों के यहाँ की आबादी, यहाँ का भूगोल, उसको ठीक से प्रस्तुत नहीं करने के कारण ये 32 के जगह में 20 रह गया है, 12% कम हो गई है। अब ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वो 32% को ठीक से बने यथावत हो जाए। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है और हम समझते हैं इसको अध्ययन करके वो जो कोई सत्र बुलाने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, तो उस सत्र में उसको बने कानून बना करके पेश करें या अध्यादेश जारी करें जिससे ये 32% यथावत रह सके। ठीक है, चलिए, लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, इलेक्शन है, और यदि इलेक्शन से पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है नंद कुमार साय जी,
इलेक्शन भी है, इलेक्शन से पहले यदि, क्योंकि ये तो अभी 1-2 दिसंबर में ही बुलाने की बात कर रहे हैं, यदि ये तमाम चीज़ें हल हो जाती हैं या वापस से आदिवासियों को वो तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, तो अभी श्रीचंद सुंदरानी जी भी कह रहे थे कि यदि आदिवासियों के लिए, इस वर्ग के लिए आरक्षण में कुछ भी अच्छा होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो यदि बीजेपी स्वागत करने के लिए तैयार है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, शायद एक बार फिर से वो कांग्रेस का या भूपेश बघेल का हितैषी बनकर साबित हो इस इलेक्शन में। जी, यदि समझ नहीं पाया क्या? मेरी आवाज नहीं पहुंची आप तक? मैं पहुंच रही है लेकिन समझ में थोड़ा नहीं है, दोबारा बोलिए। जिस तरीके से अभी यदि आरक्षण विधानसभा सत्र होता है, सत्र में यदि कोई ऐसा निर्णय निकलता है जो आदिवासियों के लिए हित का हो, तो आपको नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी भी इसका स्वागत करेगी, यदि उनके हित का कोई निर्णय आता है तो सीधा सीधा कांग्रेस की सरकार को इलेक्शन में इसका फायदा मिलेगा? देखिए, ये तो इस तरह का जो आवाज उठाया जा रहा है, इस विषय पे आंदोलन किया जा रहा है, सरकार की कमजोरी, उसकी लापरवाही, उसकी गलती की बातें की जा रही हैं, और इस कारण से अगर ये बातें की जाती हैं उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। जनजाति समाज तो आंदोलनरत है, ये हमारी मांग को उठाने के कारण ये सरकार की मजबूरी है कि ये करे, और इसलिए उसका लाभ उठाने का विषय नहीं है। लेकिन अगर ये बात नहीं होती है किन्हीं कारणों से, कोई वैधानिक कारणों से भी, तो भी इसका नुकसान इस पार्टी को ही भोगना पड़ेगा। ठीक है, और यदि सब कुछ अच्छा होता है फिर? जी, सब कुछ अच्छा होता है उसके बाद देखिए, क्योंकि इलेक्शन है, ये वर्ग कहां जाएगा? ये वर्ग वर्तमान में ये देखेगा कि गलती भूल चूक जिसकी भी रही हो, वर्तमान में इसका समाधान कौन निकाल रहा है इस वर्ग के लिए, ये तो महत्वपूर्ण है। जी, नंद कुमार साय जी, ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार यदि इनका हित होता है, आदिवासियों का हित होता है, तो फायदा किसको मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा? निश्चित तौर पर जिसकी सरकार है उसको ही फायदा मिलेगा, या कुछ और सोचता है ये वर्ग? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये सरकार को चेताने के कारण, इस सरकार के मुखिया को बताने के कारण अगर ये ऐसा करता है तो इसका लाभ इस वर्ग को तो मिलेगा, लेकिन ये पार्टी इस विषय में अगर लाभ उठाना चाहेगी तो ये लाभ नहीं उठा सकते। सर्वत्र जनजाति समाज को ये पता हो गया है कि ये जानबूझ करके तथ्यों को ठीक नहीं प्रस्तुत करने के कारण कोर्ट में से जो हमारा 32 के जगह में 20% आरक्षण रह गया है, वो सारी गलती सरकार की है, इसकी लापरवाही के कारण है, इसको ठीक से ध्यान नहीं देने के कारण है, तथ्यों को ठीक से प्रस्तुत नहीं करने के कारण ये हुआ है। अगर ये, लेकिन इसको ठीक करने की काम और जिम्मेदारी भी इसी सरकार की है। अगर ये करती है इस तरह से, तो मैं समझता हूं इसका लाभ राजनीतिक दृष्टि से या वोटिंग की दृष्टि से ये सरकार नहीं उठा सकती, ऐसा मेरी मान्यता है। ठीक है, चलिए श्रीचंद सुंदरानी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब फिलहाल जो सत्र होगा उसमें देखेंगे कि आखिर किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि आरक्षण संशोधन विधेयक आना है, तो संशोधन विधेयक में किन चीजों को ला रहे हैं, कितना संशोधन हो रहा है, उसका इंप्लीमेंट कब कर पाएंगे, उसका फायदा कब तक मिल पाएगा, और इलेक्शन में क्या होगा ये हम देखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कितनी तैयार है, क्योंकि नंद कुमार साय जी कह रहे हैं कि बहुत जरूरी नहीं है कि कांग्रेस यदि इसका निराकरण कर भी दे तो फायदा उसको इलेक्शन में मिले। नहीं मिलेगा कांग्रेस को फायदा, क्योंकि कांग्रेस ने प्रताड़ित किया है। कांग्रेस ने 32% आरक्षण से 20% पे लाया है। आज जो भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संघर्ष के कारण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आवाज बुलंद कर रही है। आदिवासी समाज को और जनजाति समाज को यह महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर लड़ रही है। आदरणीय नंद कुमार साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वो धरना दे रहे हैं, तो ये आदिवासी समाज को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितचिंतक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई ऐसा निर्णय लेते भी हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के कारण ले रहे हैं। और ये अगर हक वापस मिलता है आदिवासी समाज को, तो निश्चित रूप से ये संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण भूपेश बघेल जी को ये निर्णय लेना पड़ा, सरकार को निर्णय लेना पड़ा, नंद कुमार साय जी के आंदोलन के कारण निर्णय लेना पड़ा।
और आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के दबाव में निर्णय लेना पड़ा। तो राजनीतिक लाभ तो कांग्रेस को मिलना नहीं है। ठीक है। कांग्रेस की जो वसीयत होनी थी वो हो चुकी। ठीक अब है इसको श्रीचंद कितना सुंदरानी भी जी, कंट्रोल कर मैं ले, बीच में रोकती हूँ क्योंकि इसका काफी लाभ देर बाद, कांग्रेस पार्टी नहीं ले ठीक है पाएगी। सुंदरानी जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि काफी देर बाद अर्चना पोर्ते जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका पक्ष आ जाए कि कांग्रेस क्या सोच रही है। अर्चना जी, मुझे लगता है नंद कुमार साय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और पूरा सार यही निकल कर आया है कि किसको फायदा मिलेगा किसको नहीं इलेक्शन में, ये आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन फिलहाल सरकार तैयारी कर रही है आरक्षण संशोधन विधेयक लाने की, कितना संशोधन कर पाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है इस वर्ग का एक बड़ा हितैषी कौन है, इनके लिए क्या कर पाएंगे, क्या कुछ इसका समाधान निकालेगी सरकार। जी नमस्कार, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। हमारे वरिष्ठ हमारे नेता समाज के नंद कुमार जी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और आज वो बैठे हैं सबकी तरफ से। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए इसके लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने अध्यादेश पारित करने के लिए भी जो बात कही गई है, मतलब निश्चित है कि कुछ सरकार इस पर बहुत ठोस कदम कर रही है। और आप तो सब जानते हैं कि नंद कुमार अपने नंदकी राम कंवर जी की जो रिपोर्ट थी, ये समस्या हुई जब उसमें एक पेन से लिखा हुआ है कि 50% से ज्यादा ना हो, तो ये सब समस्याएं बस उसी के प्लस में हुई और जिसके कारण आज हम सभी बैठे हैं इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए अध्यादेश पारित होकर के ये लाया जा रहा है विशेष सत्र से, तो निश्चित ही हम आगे इस विषय पे देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान ले काम कर रहे हैं। लेकिन अर्चना जी, नंद कुमार साय जी को ऐसा लगता है, उस चर्चा में भी हमारे साथ बैठे हैं, कि एक बहुत ज्यादा आंदोलन पे है आज ये वर्ग, एक आंदोलन पर है, वो खुद धरने पर बैठे हैं, तब जाके सरकार ये एक सोचने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसका हल क्या निकलेगा उस पर अभी भी सवाल है। स्वाभाविक है, देखिए आज एक आक्रोश होना, विद्रोह होना स्वाभाविक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल प्रदेश है और इस चीज को समझ रहे हैं और सरकार इस चीज को ही लेके एक विशेष सत्र कर रही है। और इस पे हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं जो आज धरने पे बैठे हैं, है ना, वो जिस चीज को कर रहे हैं उसका सरकार निर्णय लेगी। जो आज अध्यादेश पारित होएगा तो इस समस्या का निराकरण अवश्य होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, अब आने वाले समय में इस आरक्षण पर आर पार तो है, क्या होता है ये जनता निर्णय आखिर देगी ही, देखेंगे आने वाले समय में। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आरक्षण पर आर पार क्या होगा, कैसे होगा, ये सत्र जो बुलाया जाएगा, क्या उसमें वाकई संशोधन होने की बात हो रही है, कितना संशोधन होगा, क्या सरकार इसको भुना पाएगी, ये मुद्दा है। देखिए, एक तो आदिवासी वोट बैंक, दूसरा आरक्षण का मुद्दा इस वर्ग के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है बहुत गंभीरता के साथ इसको दोनों ही राजनीतिक दलों को समझना होगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।